हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना अकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी थंबनेल से जान ही गए हैं कि मैं आज के लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका वो एक्सप्लेन कर दूंगा। आज मैंने ऑफ कोर्स पहला चैप्टर लिया है और मेरे आने वाली वीडियोस में वन शॉट के अंदर ही मैं सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि अभी आपका प्री बोर्ड भी आने वाला है, कईयों का हो भी चुका होगा, कईयों का आने वाला है और उसके बाद बोर्ड भी आने वाला है। तो अगर आप इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है। आपका काम सिर्फ क्या होगा कि आप मेरे चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो जो भी आप चैप्टर डालेंगे उसकी प्लेलिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी और वहां पे मैंने सारे टॉपिक्स डिटेल में अपलोड किए हुए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैं सलीना पब्लिकेशन के बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये उसकी पीडीएफ है जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसके अलावा कुछ अगर समझाना होगा तो मैं अलग आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट एक बात समझ लीजिए, मैं टू द पॉइंट फटाफट ये सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो आपके मार्क करवाऊंगा मैं, ताकि आप एक ही बारी में अगर अपने चैप्टर को रिवाइज करना चाहें तो आप इस वीडियो की हेल्प से फटाफट वो सारा का सारा रिवाइज कर सकते हो। पहले तो उसका बेनिफिट समझिए क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा, तो काइंडली उसको अलग से आप नोट करते रहना और उन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। एक बार क्लियर कर दूं कि इस पर्टिकुलर जो मैं वीडियोस जो मैं डालूंगा यहाँ पे, वहां पर मैं न्यूमेरिकल और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके पूरा चैप्टर जो है एक बारी में एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड आई होप इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ताकि अगर आप रिवाइज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बाकी अगर किसी के मन में आ रहा है सर कि ये मेरे पास पीडीएफ नहीं है या मेरे पास बुक नहीं है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो टेंशन ना लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे इसको क्लिक करें और ये जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप प्रिंट निकाल सकते हैं तो प्रिंट निकाल लीजिए, नहीं तो अगर आप अपने मोबाइल में, या मान लीजिए मोबाइल तो चलो आप बहुत छोटी स्क्रीन हो जाएगी आपके लिए, अगर आपके पास लैपटॉप है या पीसी है उसमें अपना इसको ओपन करके साथ साथ आप अपना रीड आउट कर सकते हैं और मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप ये सब बात क्लियर होगी। वेरी गुड। सो आज के लेक्चर में जैसे मैंने आपको कहा कि हमने जो चैप्टर फोर्स है उससे शुरुआत करनी है। एंड इसी लेक्चर के अंदर मैं तीनों के तीनों पार्ट आपके फटाफट से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि आज हमने फोर्स का जो पहला यूनिट, पहला पार्ट जो है उसको डिस्कस करना है। तो देखिए, हमारा सबसे पहला पार्ट क्या है, उसका नाम है द मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन के बारे में। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का मतलब होता है जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाए और फोर्स लगाने के बाद अगर उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो समझ आना कि वो एक रिजिड बॉडी है। तो जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं दो तरह की मोशन दिखाई देती है। एक आपका लीनियर है जिसको हम ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा रोटेशनल मोशन होता है। पहले हम बात लीनियर की करेंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक बॉडी है विच इज फ्री टू मूव, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड की कंडीशन क्या है मेरे लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन का, वो है फ्री टू मूव। तो इसको अंडरलाइन कर ले। तो अगर मेरे पास एक स्टेशनरी रिजिड बॉडी है, मैं उस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ। फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और वो भी स्ट्रेट पाथ पे, तो समझ जाना कि वो जो मोशन है वो आपका लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन है। तो आपने क्या करना है, यहां से लेके यहां तक आपने इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। आगे लेके चलता हूं आपको बेटा। इसके बाद आता है रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब हमारे पास कोई भी बॉडी हो, जैसे कि आप यहाँ पे एक व्हील को देख रहे हो, तो बीच में जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको पिवट कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी की पूरी बॉडी है ना, अप या डाउन कहीं भी मूव नहीं कर सकती। तो उसके बाद अगर आप किसी भी डिस्टेंस पर, किसी भी अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे, पोजीशन पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो बॉडी अपने ही एक्सिस पे रोटेट होनी शुरू हो जाती है, और ऐसे मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपने ये वाली चीज मार्क करनी है कि इफ द बॉडी इज पिवटेड एट अ पॉइंट एंड द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एट अ सुटेबल पॉइंट, इट रोटेट्स द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पिवटेड पॉइंट, एंड दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो याद रखिए इसका आपका क्या कहते हैं, इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है, दैट इज फ्री टू मूव, और इसमें क्या है, इट इज फिक्स्ड एट अ सर्टेन पॉइंट।
ठीक है, आगे चलते हैं। आगे उसके बाद बेटा आता है कि टर्निंग इफेक्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो हमारे पास देखिए, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आप जो डिटेलिंग है वो मैं बताना चाहूँगा आपको। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। सो देखिए, सबसे पहली बात देखो, बहुत सिंपल सी इसमें ये है कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक बॉडी है। देखिए जैसे कि मेरे पास ये एक प्लैंक समझ लीजिए, वुडन प्लैंक है आपका, और इसके एक पॉइंट को मान लीजिए मैंने फिक्स कर दिया, ये हमारा पिवटेड पॉइंट हो गया। सो ये है मेरा आपका पिवट पॉइंट है। ठीक है, पहली बात तो एक इमेजिनरी लाइन जो इसके थ्रू पास होके जाएगी परपेंडिकुलरली, इसको हम कहते हैं द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाता है। उसके बाद हमने सिर्फ क्या करना है, एक सुटेबल पॉइंट पर इस पे हमने एक फोर्स अप्लाई करनी है। ये हमारी फोर्स मैंने अप्लाई कर दी। जिस इमेजिनरी लाइन के अलोंग ये फोर्स एक्ट करते हैं, इसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहा जाता है। ठीक है, एंड इन दोनों के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हम उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात बहुत सिंपल है यार कि अगर मेरे पास एक बॉडी है, उसके एक एंड में फिक्स है और मैं फोर्स अप्लाई करूं तो बॉडी जो है वो आपकी रोटेट होने लग जाती है अबाउट द पिवटेड पॉइंट। एंड इस मोशन को हम क्या बोल देते हैं कि ये हमारा एक रोटेशनल मोशन है, और इस फोर्स के इफेक्ट को हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और ये बॉडी आपकी रोटेट करती है। और इसी को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, और इसी को ही अगर हम चाहें तो टॉर्क भी कहते हैं। तो टॉर्क को कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है यार, आप अपना फोर्स निकाल लीजिए और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दीजिए, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है मिल जाएगा। इसी पे फोकस करते हुए मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेके आया हूँ, प्लीज बात को समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये मेरे पास एक बॉडी है, और अगर मान लो ये मेरा फिक्स पॉइंट है, और मैं फोर्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। अब सबसे पहला काम होता है कि हम उसके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को निकालें। मैं आपके सामने जानबूझ के दो डिफरेंट डिस्टेंसेस दिखा रहा हूं आपको, ताकि आपको समझा सकूं कि हम कौन सा कंसिडर करेंगे। तो देखिए, एक तो है कि जहां पॉइंट, जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है और ये जो पिवटेड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, मान लेते मैं R1 ले लेता हूं, और दूसरा जो है इस लाइन ऑफ एक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर लिया गया ये वाला, और ये R2 है। तो फॉर्मूले के अंदर मैं किस डिस्टेंस को लूंगा, R1 के R2, तो आपका आंसर होगा R2। क्योंकि द रीजन इज दैट बिकॉज मैंने कहा कि आपको हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। आपने वो डिस्टेंस कंसिडर नहीं करना जो पिवटेड पॉइंट और फोर्स जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है उसके बीच का डिस्टेंस है, गलत है वो। आप लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे, पिवटेड पॉइंट से आप उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल के अंदर उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आजकल इसके ऊपर बहुत ही प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट्स को। एंड आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो अब मैं आपको दोबारा ले चलता हूं अपने मेन पार्ट पे जो हम अभी स्टडी कर रहे थे। ठीक है जी, आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंडीशन में आपके पास जैसे कि हमारे पास ये एक बॉडी है, ये फोर्स एक्ट कर रही है, ये आप जो लाइन देख रहे हो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो ये परपेंडिकुलर ओपी लेकर इसको एफ से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता है। चलिए, मेन बात है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग आपको आने चाहिए। तो सबसे पहली बात है ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, और दूसरा कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, ये जिस लाइन के लॉन्ग फोर्स एक्ट करती है इसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं, और ये जो आपकी एक्सिस है इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है। इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कंसिडर किया जाएगा। डन जी, आगे चलते हैं बस सीधा। उसके बाद बेटा आपको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में ये आपका मार्क कर दिया। जब हम मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मेजरमेंट में क्या करना है, आपने फोर्स लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ओ। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ओपी लिया है तो यही आप कंसिडर करेंगे। आई होप ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। कहता है कि फॉर प्रोड्यूसिंग अ मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट, देखिए आप जानते हैं दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो ये आपके फोर्स पे डिपेंड करता है, दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो दोनों में से कोई एक अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली टॉर्क भी मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम टॉर्क का मतलब होता है कि बॉडी आपकी उतनी ही इजीली मूव करेगी या रोटेट करेगी आपकी। तो इसमें लिखा हुआ है यार कि फॉर प्रोड्यूसिंग अ मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी बाय अ गिवन फोर्स,
द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एट अ पॉइंट फ्रॉम विच द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन इज मैक्सिमम। मतलब जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा आपकी टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क की वैल्यू होगी और उतना ही इजिली आपकी बॉडी जो है वो रोटेट करती है। क्लियर जी। चलिए बात करते हैं बेटा अपने यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स के यूनिट की। देखिए टॉर्क की बात हम करते हैं तो टॉर्क का जो फॉर्मूला था क्या, वो क्या था बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही फॉर्मूला है ना। तो फोर्स का न्यूटन हो गया, डिस्टेंस का मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर जो है वो हमारा इसका एसआई यूनिट होता है। सीजीएस की बात करें तो ये डाइन सेंटीमीटर हो गया हमारे पास। ग्रेविटेशनल यूनिट में चले जाएं तो न्यूटन की जगह पे किलोग्राम फोर्स मीटर लिया जाता है और सीजीएस में ग्राम फोर्स सेंटीमीटर लिया जाता है। बाकी बच्चे ये कन्वर्जन जो है अच्छे तरीके से आप अपना पढ़ लेना कि 1 न्यूटन मीटर 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये एमसीक्यूज वाइज बन सकता है। 1 kgf मीटर 9.8 और साथ में 1 gf सेंटीमीटर 980 डाइन सेंटीमीटर। वैसे बेसिकली तो यहाँ पे जी की वैल्यू आती है, ठीक है, और यहाँ पे 100 G जो होता है वो लिया जाता है, बट कोई बात नहीं, मतलब आप डायरेक्टली इसको याद करें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना आ जाए। उसके बाद बेटा एक बार बता देता हूँ कि जो हमारा टॉर्क है, जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ये तो फॉर्मूला हो गया ना जो हमने स्टडी कर लिया। देखिए व्हाट अबाउट डायरेक्शन, तो देखिए बेटा डायरेक्शन को पता करने के लिए हम उसके साथ या तो क्लॉकवाइज लगाते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाते हैं। एक बात मैं थोड़ा सा आपको बता दूं बेटा कि कन्वेंशनली और इसकी डिटेलिंग क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव वो सारी मैंने वीडियो में डाली हुई है, मैं यहाँ पे वो चीज़ नहीं एक्सप्लेन करने वाला। आई एम टॉकिंग अबाउट टू द पॉइंट, ताकि एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो हमने ये देखा है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो तो कन्वेंशनली हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं उसका आंसर दिया था मैंने अपने डिटेल वीडियो में। और उसी तरह अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, मतलब अगर बॉडी आपकी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो या तो उस पर नेगेटिव साइन लगा दीजिए या तो क्लॉकवाइज मूवमेंट लिख दो, एक ही बात होती है। दूसरी बात है कि बेटा कि मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है, ठीक है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, काइंडली इसको मार्क कर ले। और अब एग्जैक्टली टॉर्क कहां पर एक्ट करता है, किस तरीके से एक्ट करता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको अपनी दूसरी शीट की तरफ लेके चलता हूं, जैसे थोड़ी सी आपको और अच्छे से जो है क्लैरिटी हो सके। तो देखिए अब बात बहुत यहाँ पे सिंपल सी है जो मुझे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि देखिए बेटा मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक बोतल है, ठीक है, ये बोतल कैप है मेरी यहाँ पे सपोज, ठीक है। अब इस बोतल कैप पर मान लीजिए कि मैं ये क्या है, उसके सेंटर में जो लाइन जाएगी ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा और मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब जो है वो मूव करवाता हूँ, जब फोर्स लगा के इसको ऐसे खोल रहा हूँ। तो जब इस टाइम आप ये कर रहे हो तो एक बात याद रखें बेटा कि हमारा जो टॉर्क होता है वो हमेशा एक्ट करता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो आपकी अपवर्ड होती है। आपने देखा होगा कि जो ढक्कन है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, और अगर यही चीज अगर आप क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो टॉर्क की डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड। ठीक है, जो टॉर्क है वो आपका डाउनवर्ड जो है वो एक्ट करता है, बट एक्ट कहां करता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। बाकी अदरवाइज न्यूमेरिकल के अंदर हम इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी है हम अपने हिसाब से उसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊं, थोड़ा काइंडली इस चीज को देखें, तो जैसे कि अब यहां पर मैं आपको दो चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आप टॉर्क के डायरेक्शन को चेंज करने जाते हो तो उसको डायरेक्शन को चेंज करने का तरीका क्या है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या इसका जवाब देंगे। तो देख रहे थे बेटा यहाँ पे हमें दो बातें बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहली बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और वो ये है कि या तो आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज कर लीजिए। व्हाट डू यू मीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर आप फोर्स एक्ट करते हो उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो अगर देख लीजिए आपने पहले नीचे की तरफ फोर्स लगाई, उसके बाद आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन अभी भी राइट साइड है, लेकिन इससे मेरे टॉर्क की जो मूवमेंट है उसमें फर्क पड़ गया। जैसे अगर नीचे लगाया तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया और अगर ऊपर लगाया तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। तो इस तरीके से हो सकता है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दो। जैसे कि अगर मैं नीचे से यहाँ लगा रहा हूँ तो ऑब्वियस एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ऊपर से नीचे लगा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्लॉकवाइज हो गया। तो दो तरीकों से आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, या तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज कर लो, चाहे आप फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर लो, बात एक ही होती है। ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, प्लीज इस बात को समझना। इसके बाद बेटा कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं यार, ये सारे के सारे कॉमन एग्जांपल्स आपको आने चाहिए।
जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल होता है कि हम अगर मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर एक डोर है, तो डोर के एज पे ही हम हैंडल क्यों लगाते हैं, क्योंकि उससे ऑब्वियस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा, और टॉर्क बढ़ने का मतलब क्या होता है कि उतनी आसानी से जो बॉडी है वो आपकी रोटेट करती है। बाकी डिटेल्ड जो डिटेलिंग है इन एग्जांपल्स की वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। उस तरह ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये आपने रीड करने हैं, क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। ठीक है, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है पूरे पेपर्स के दौरान कि ये जो आपका पॉइंट नंबर 5 है, जो स्पैनर का जो लेंथ है वो इतना बड़ा क्यों रखा जाता है हैंडल का, इसके ऊपर थोड़े ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, तो काइंडली इसको ढंग से कर लेना। ठीक है, सो बाकी मेन कंक्लूजन बस इस बात का रह जाता है कि हर एक एग्जाम्पल में एक बात जरूर बताई गई है कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो कम फोर्स लगती है बॉडी को रोटेट करने के लिए, और इसी वजह से हर चीज में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात ही की जाएगी। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने कपल फोर्सेस की। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय कपल फोर्स? कपल का मतलब होता है टू। ठीक है, अब इस बात को समझना प्लीज। एक लाइन लिखी जाती है, कहते हैं कि एक्चुअली द रोटेशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय अ पेयर ऑफ फोर्सेस। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलिए इस मतलब को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर बेसिकली बच्चे कपल का मतलब क्या होता है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ एक काम करते हैं, मैं इसको ये नई शीट में कराता हूँ। ओके जी, सो देखिए बेटा बात तो बहुत सिंपल है। हमारा ये मानना है, मानना क्या, ये होता ही है कि कभी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास ये एक प्लैंक है, प्लैंक का एक एंड पे पिवट किया हुआ है, मतलब फिक्स पॉइंट किया हुआ है, और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स लगा जो आप रहे हो वो हो गया आपका एक्शन, और न्यूटन ने कहा था देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन, राइट। तो अगर ये एक्शन है तो रिएक्शन हमेशा हमेशा एक्ट करती है अलोंग द, या फिर ऑलवेज एक्ट करती है थ्रू द पिवटेड पॉइंट। मतलब ये है आपका सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, बट ये क्या है, ये आपका रिएक्शन है, और किसके थ्रू पास करेगा, ये पिवटेड पॉइंट के थ्रू पास करता है। अगर कोई फोर्स पिवटेड पॉइंट के थ्रू पास करेगी तो उसकी वजह से टॉर्क की वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है, क्योंकि उसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ना। आप देख सकते हो इस फोर्स का यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बट ये फोर्स जब जा ही उसमें रहा है तो इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं है, तो इसकी वजह से टॉर्क जीरो हो जाता है। और इसलिए कभी कभार हम सिंगल फोर्स दिखाते वक्त ये जो रिएक्शन फोर्स है ये शो ही नहीं करते, तो ये एक रीजन है क्यों नहीं हम शो करते उसके अंदर। ठीक है, अदरवाइज कपल फोर्स से तो उल्टा बहुत ज्यादा चीजें आसान हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको बताता हूँ, अब यही पिवटेड पॉइंट को साइड के बजाय सेंटर में कर दो। अब सेंटर में कर दोगे तो एक फोर्स आप यहाँ लगा रहे हो, मान लीजिए आपका 10 न्यूटन है। ठीक है, एक फोर्स आप यहाँ लगा रहे हो, ये भी आपका 10 न्यूटन है। क्या दोनों फोर्सेस एक जैसी हैं? हाँ जी। क्या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है? हाँ जी। क्या अलग अलग पॉइंट्स पे एक्ट कर रही है? हाँ जी। तब जाके हम कहते हैं कि ये कपल फोर्सेस हैं और ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ये इसको नीचे की तरफ धक्का लगाएगा, मतलब गिव एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये भी उसको ऊपर की तरफ, मतलब इन्हें अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्योंकि दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करते हैं, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, टॉर्क जो है वो और बढ़ जाता है, और इजी कम फोर्स से भी आप बॉडी को आराम से रोटेट कर पाते हो। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आपने अपना इस बात का जवाब देना है। ठीक हो गया जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही इसीलिए ना, प्लीज रिमेंबर, ये जो आपको हमने यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं फटाफट रीड करता कहता है सिंगल फोर्स अप्लाइड ऑन ए पिवटेड बॉडी alone does not cause rotation of the body. Actually the rotation is always produced by a pair of forces, जो आप जानते हो इसमें। ठीक है, they are the pair of forces। फिर लिखा हुआ है आपका it is in the above example the rotation is due to the force externally applied and the force of reaction produced at the pivoted point। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। फिर मैंने बताया था कि the force of reaction at the pivot is equal in magnitude but opposite in direction to the applied force and the moment of force of reaction about the pivot is zero। क्यों जीरो है? क्योंकि उसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता। वो सारी बातें बेटा यहाँ पे ऐसे ही एज इट इज की एज इट इज लिखी हुई हैं, काइंडली एक बार इसको रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे पेयर ऑफ फोर्सेज जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, उनको कपल फोर्सेस कहते हैं, और उनसे बनने वाली जो 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 टॉर्क होती है उसको मोमेंट ऑफ कपल या हाँ टॉर्क बेसिकली हम उसको कह देते हैं। तो याद रखें, क्योंकि अब हमेशा पेयर्ड फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि द कपल
इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस अ रोटेशन। अगर रोटेशन को प्रोड्यूस करना है तो कपल फोर्सेस चाहिए ही चाहिए। सिंपल सी बात है यहाँ पे। क्लियर हो गया बेटा आपके पास? वेरी गुड। इसके बाद कई सारे एग्जांपल्स आपको दी हुई, जैसे इसमें भी कपल फोर्स है, इसमें भी कपल फोर्स आपका एक्ट कर रहा है, सिमिलरली टैप ऑन करते वक्त भी कपल फोर्सेस है। ये सारी आपके एग्जांपल दी हुई है, ये जस्ट आप आराम से रीड कर लेना। बाकी रहता है बेटा मूवमेंट ऑफ कपल। अब देखिए ये आपका सबसे पहले बात तो एक फॉर्मूला पहले आपने किया, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बाकी मूवमेंट ऑफ कपल का फोर्स है। अगर आप देख रहे हो कि आपके पास दो इक्वल फोर्सेज है एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आपने क्या करना है, इधर फोर्स को बोलो दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया, एंड देन उसके बाद जो कपल आर्म है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, कपल आर्म से। नो व्हाट डू मीन बाय कपल आर्म? कपल आर्म का मतलब होता है दो फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे डी दिया हुआ है। तो आपने फोर्स इनटू ये डी कर देना है, बस ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो टॉर्क जो है मोमेंट ऑफ कपल आपको मिल जाएगा। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको काइंडली मार्क कर लीजिए। इधर फोर्स मतलब कोई भी दूसरा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज और कपल आर्म। समझ गया जी? गुड। आगे चलते हैं बेटा, हम बात करेंगे अब इक्विलिब्रियम की। अब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब नेट फोर्स जीरो हो जाए किसी पे, या नेट टॉर्क जीरो हो जाए। ये दो कंडीशंस हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक डेफिनेशन वाइज एक बार इसको अच्छे से एक बार रीड करवाना चाहता हूँ, काइंडली उसको देख लीजिए। कहते हैं व्हेन द नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब बहुत सारी फोर्सेज लग रही हैं किसी बॉडी पे, लेकिन अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही है, अगर रोटेशन मोशन में है तो रोटेशन मोशन में ही है। तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या देते हैं, उस चीज को बेसिकली हम इक्विलिब्रियम क्या देते हैं। बाकी काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो तरह की हम स्टडी करते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। कई सारी फोर्सेज लग रही हैं यार, अगर बॉडी रेस्ट में है, फोर्सेज लगने के बाद भी अगर रेस्ट पे है तो हम उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह देते हैं। कई एग्जांपल्स में से ये एग्जांपल बड़ा मशहूर है, आपको भी पता है कि एक ब्लॉक है, अगर मान लीजिए इधर से भी 10 न्यूटन लगा दूं और इधर से भी अगर मान लो 10 न्यूटन लगा दूं, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है यहाँ पे, इसकी वजह से मैं क्या कह दूंगा कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब बॉडी जहाँ है वहीं के वहीं है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। उस तरह जो बुक लाई करता है टेबल के ऊपर, है ना। और याद रखें जो बीम बैलेंस है आपका, जो बीम बैलेंस होता है ना, ये पूछते होते हैं खासतौर पर, जो बीम बैलेंस है वो क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल होती है। फिर आते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। यार डायनामिक का मतलब होता है कि बॉडी मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, आप उस पर दो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हो, बट स्टिल वो मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड, तो समझ आना कि वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की कहानी है। रेन ड्रॉप उसके अंदर आता है, अगर मैं एक स्टोन को रस्सी से बांध के घुमा दूं तो आता है, ठीक है। एरोप्लेन का केस में आता है, मैंने सारी डिटेलिंग में एक एक की वीडियो बनाई हुई है, तो वहां जाके आप डिटेल देख सकते हो। अभी मैं आपको सिर्फ इसको एक रन थ्रू एक तरह से फटाफट खत्म करवा रहा हूँ कि कैसे इसको करना है। कंडीशन हो इक्विलिब्रियम की बात करें, दो कंडीशन है यार। सबसे पहला कंडीशन ये कि अगर आप बहुत सारी फोर्सेज लग रही हो तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और उसी तरह अगर बहुत सारी फोर्सेज की वजह से टॉर्क बन रहा है तो नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो उस टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, ये कंडीशंस हैं दो इक्विलिब्रियम की। बाकी रहता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। यार देखो, अगर आपके पास मान लीजिए ये एक सिचुएशन है जहां पे एक स्केल है ना, एक साइड पे वेट W1 है, एक साइड पे वेट W2 है। अब W1 की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस बनेगा वो हो जाएगा W1 इंटू L1, ठीक है। ये आएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है। और W2 इंटू L2 अगर मान लीजिए इसके बराबर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये स्केल जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम पे है। पर यही यहाँ पे बोला गया कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और ये हमारा कंडीशन है, तो काइंडली इसको अच्छे से कर लेना। बाकी वेरिफिकेशन लिखने को नहीं आता आपका, और इस हिसाब से आपका पहला पार्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। आई होप आपको पहला पार्ट जल्दी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको मैं बी पार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए अब हमें बात करनी है पार्ट बी की, जिसका नाम है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए बहुत ही सिंपल आपका टॉपिक है ये वाला। इसके अंदर ज़्यादातर जो आपसे पूछा जाता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पूछा जाता है, कि जैसे मान लो जी होलो रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, होलो कोन का, ये सब चीज़ों का पूछा जाता है। और साथ में ड्रॉ करने को भी आता है आपका, लेकिन ड्रॉ करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, ये डेफिनेशन आपने करनी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली वो पॉइंट होता है बॉडी के अंदर या बॉडी में या बॉडी से बाहर भी हो सकता है, कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट करूं पूरे पार्टिकल्स के वेट का, तो वो हमारा जीरो आना चाहिए। अब इस बात का मतलब क्या है ना, इस मतलब को समझाने के लिए चलिए मैं आपको अपनी शीट की तरफ लेके चलता हूं, तो ऑटोमेटिकली आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, लेट मी शो यू द शीट। ओके, अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास, जैसे मान लो वही वुडन प्लैंक का एग्जाम्पल लेता है, सबसे बढ़िया होता है। मान लो मैंने वुडन प्लैंक का एग्जाम्पल ले लिया, और एग्जैक्ट, और ये यूनिफॉर्म है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है आपका, ठीक है।
और मैंने यहाँ पर एक सेंटर पे एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं। अब अगर मान लीजिए इससे x डिस्टेंस दूर, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पार्टिकल ले लेता हूँ और उसका जो वेट है w वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से इसको एक क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलेगा, मतलब वो इधर को तरफ टिल्ट करेगा। उतनी ही दूरी पे यहाँ पर भी हमारे पास एक पॉइंट होगा जो सेम मास का है और वो भी सेम वेट ही एक्सर्ट करेगा डाउनवर्ड, और ये एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। तो ये दोनों एक दूसरे के टॉर्क को कैंसिल कर देंगे। उसी तरह यहाँ पे अगर कंसिडर करता हूँ एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स डैश, तो उतना ही एक्स डैश की दूरी पे एक हमें और मिल जाएगा पार्टिकल जो इसके काउंटर क्लॉकवाइज होगा। तो इन सभी केसेस में हमें क्या दिख रहा है कि नेट टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा जीरो। जितने आपके पार्टिकल्स यहाँ पे हैं उसका जो एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलेगा, उतने ही पार्टिकल जो उसके राइट साइड में वो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट दे देंगे। इसलिए ये जो पॉइंट है इसको मैं बोलूंगा एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वही एक प्लैंक ले लेता हूं मैं, ठीक है, और अगर सेंटर के बजाय, और हाँ एक बात और होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, ये ऐसा पॉइंट भी होता है जहां पे पूरी बॉडी आपकी बैलेंस हो जाती है, वो भी इसलिए क्योंकि नेट टॉर्क दोनों तरफ क्या होता है आपका एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। अगर मान लीजिए वही पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर ले लूं, तो यहां पर अगर एक्स डिस्टेंस की दूरी पे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट आपका एग्जिस्ट करता है या पार्टिकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, तो उतनी दूरी पे एक्स डिस्टेंस यहां पर भी होगा, कैंसिल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक करता है तो यहां तक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ये जितने भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जो हैं वो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे, जिसकी वजह से ये टर्न कर जाएगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये मेरा फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं नहीं कह सकता। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू मेरे बॉडी के जितने पार्टिकल्स हैं उनका जो वेट है, उस वेट से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो नेट टॉर्क अगर जीरो हो जाए तो वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहलाई जाती है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कोई चीज जो दी गई है वो एक्चुअली में क्या मतलब है, ठीक है। चलिए इसके अलावा अब हम बात करेंगे बेटा इस यहाँ पे नोट की। तो नोट नंबर 1 क्या कहता है? कहता है द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये बिल्कुल सही बात है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्म प्लैंक है ना, अगर यूनिफॉर्म है तो एग्जैक्टली उसके सेंटर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं इस तरह से एक शेप बना दूं, देखो ये ऐसी सी एक शेप बना दूं, तो इस कंडीशन में क्या है कि इस तरफ मास ज्यादा है, तो जिस तरफ मास ज्यादा होता है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उस तरफ को शिफ्ट हो जाती है। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे आपका डिपेंड करता है। इसके अलावा इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जांपल और भी दिया है कि अगर मान लीजिए कि ये एक रॉड है, अब इस रोड के देख सकते हो बिल्कुल सेंटर में आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बट अगर इसी रोड को घुमाकर एक सर्कुलर रिंग बना दूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे के बजाय शिफ्ट होकर ऊपर इसके सेंटर पे आ चुकी है। तो मतलब क्या हुआ कि मास की डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आपकी चेंज हो गई। इसके अलावा सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ये बात भी सही है। आप जानते हैं कि जैसे कि अगर मैं एक रिंग की बात करता हूं, एक होलो सफियर की बात करता हूं, एक होलो कोन की बात करता हूं, तो इन सब केसेस में क्या हो, एक होलो सिलेंडर की भी अगर बात करें, तो इन सब केसेस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो हमेशा कहाँ होती है? बीच में कहीं हवा में होती है और वहां पे कोई मटेरियल नहीं होता आपका। तो जहां पे होलो वर्ड यूज हो जाता है वहां पर आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। इसके अलावा आपको बी पार्ट में कहता है कि बाय द कंसेप्ट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द वेट द बॉडी ऑफ वेट डब्ल्यू कैन बी कंसिडर एज अ पॉइंट वेयर द वेट डब्ल्यू एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब ये है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, एक्चुअली वो कंसिडर किया जाता है कि ऐसा पॉइंट जहां पे पूरे बॉडी का जो वेट है वो सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और अगर आप बॉडी को बैलेंस करना चाहें तो उस पॉइंट पे आप आसानी से इसको बैलेंस कर सकते हैं। बाकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यार ये आपको याद करने पड़ेंगे, रोड का कहाँ होता है, सर्कुलर का। इसमें सबसे ज्यादा जो मेन है वो आपका सॉलिड कौन है और होलो कौन है, ये दो अच्छे से याद कर लेना यार, कि h/3 हाइट, h/4, ये सब डिटेल्स तो मैंने दी हुई हैं, बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये प्लीज अच्छे से याद कर लेना, और ये हो भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात आज की डेट में आप प्लीज ध्यान दे दीजिए बेटा कि जब कभी भी आपको जैसे ट्रायंगुलर लेमिना आ गया फॉर एग्जांपल, है ना, और अगर आपको बोला जाता है कि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ड्रॉ करें, तो आपको पता है कि जब इनके मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तब जाके आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलती है। तो ऐसे कंडीशन में आपका यहाँ डैश लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये डैश ये बताता है कि जितना ये लेंथ है उतना ही लेंथ ही है, तो एग्जैक्टली मीडियन रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली यहाँ पे डबल डैश हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे आप चाहें तो ट्रिपल डैश शो कर सकते हैं। तो काइंडली ये गलती मत करना कि आप शो नहीं कर रहे हो। उस तरह यहाँ पे अगर एक डैश डबल डैश दिखाना, यहाँ पे भी डबल डैश, मतलब लेंथ वाइज सेम होना दिखाने के लिए ये सब करना पड़ता है हमें, ठीक है। और सेम आप यहाँ चाहे तो इस पे डैश और इसका डबल डैश ऐसे शो कर सकते हो, विच शो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका। दूसरा, जब सिलेंडर की बात होती है तो हमेशा बोले ऑन द एक्सिस के सेंटर पे होगा,
अगर आप सिंपल सेंटर बोल देते तो वो भी गलत आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये बात अपना ध्यान रखना। इसके अलावा एक बात हमेशा याद रखनी है आपने, और वो ये है कि हमेशा जब भी आप किसी बॉडी को सस्पेंड करते हो, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको, इस एग्जांपल समझ में आता है। देखिए ये जैसे मेरे पास एक रिम है, इस रिम को इस पॉइंटेड एज के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है। तो जिस पॉइंट पर आप इसको सस्पेंड करते हो उसको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहा जाता है। आप नॉर्मली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे जो है वो आपका लाई करता है। तो ये है मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और उसके इन दोनों के बीच में मतलब एक वर्टिकल लाइन आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली उसके नीचे, उसके मतलब बॉडी के सेंटर पे, बट सस्पेंशन के नीचे आपका ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये आपकी लाई करती है। तो ये बात हमेशा याद रखना, बाकी चीजें आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो चलिए अब आपको मैं इसके सी पार्ट की तरफ लेके चलता हूं। देखिए अब हमें बात करनी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये आपका। देखिए सबसे पहली बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। देखिए अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या होती है इसमें, कि एक तो सर्कुलर पाथ पे घूमना इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इट शुड मूव विद द कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट होता है, याद रखें। तो उस तरह की जो मोशन है उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब देखिए एक बात ध्यान रखें, जैसे कि अब ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, अगर किसी भी पॉइंट पर मुझे इस बॉडी की वेलोसिटी रिप्रेजेंट करनी है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो उसकी वैल्यू स्पीड के बराबर ही होगी, लेकिन डायरेक्शन पता करने के लिए वी हैव टू मेक अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो अगर हम ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी टू ए जा रहे हैं, तो किसी पॉइंट पर मुझे शो करना, तो आई हैव टू मेक अ टेंजेंट लाइक दिस। अब ए पॉइंट पे डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगी, बी पे देखें तो वेस्ट है, सी पे देखें तो साउथ है, और डी पे देखें तो ईस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर मेरे वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसमें चेंज आता है, इसलिए हमारी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल कहलाई जाती है। और क्योंकि एक वेरिएबल वेलोसिटी है, इसलिए ये जो मोशन है ये एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी में अगर लगातार चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस तरह के मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो हमेशा याद रखें कि स्पीड को छोड़ के बाकी सब कुछ आपका जो होता है, चाहे स्पीड बोलो, नहीं वेलोसिटी बोलो, चाहे एक्सेलरेशन बोलो, दे आर वेरिएबल। एंड हाँ, और दे आर वेरिएबल मतलब उनके डायरेक्शन में फर्क आता है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में भी फर्क आता है, वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन अभी के लिए पहले ये इसमें आपने क्या करना है, ये पहला पैराग्राफ जो है आपने मार्क कर लेना अच्छे से, कि इन सच ए क्या कहते हैं ट्रैवलिंग, हाँ। तो इन सच ए मोशन पार्टिकल ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस अलोंग द, ये तो सब हमने कर लिया है। बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस एट ईच पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ। So the continuous change in the direction of the motion implies that the velocity of the particle is non-uniform or variable। याद रखें, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। क्लियर। तो इस तरह से आपका ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे डन हो जाता है। तो याद रखें यार कि जो वेलोसिटी होती है आपकी वो एक वेरिएबल है आपका, इसलिए जो सर्कुलर मोशन है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। इवन जो स्पीड है वो हमारा यूनिफॉर्म है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसे मोशन के बारे में बताओ जिसमें स्पीड तो यूनिफॉर्म है बट वो स्टिल एक्सेलरेटेड है, तो आंसर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वहां पे आप इसको बता देना। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या फर्क है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है। लीनियर मोशन में क्या होता है कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हर बार हर पॉइंट पे डायरेक्शन भी सेम है, स्पीड भी सेम है, तो वो एक यूनिफॉर्म बन जाता है। ठीक है। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो है वो एक अनएक्सेलरेटेड मोशन मानी जाती है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इस वजह से वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होती है। तो ये डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। इसके बाद यार सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हमेशा बात होती है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं यार, देखो पहली बात आप भी जानते हैं कि जो बॉडी है, ठीक है, वो आपकी जो मोशन है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। न्यूटन ने सेकेंड लॉ ने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो बिना फोर्स के एक्सेलरेट कर नहीं सकती। तो एक बात आप भी थोड़ा सोच के देखो यार, आपकी स्पीड में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। वेलोसिटी में फर्क पड़ रहा है? आप बोलेंगे हाँ सर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो सिर्फ डायरेक्शन में आ रहा है ना, स्पीड में तो कोई चेंज नहीं ना आ रहा है। तो इसका मतलब है कि फोर्स इस तरीके से एक्ट करनी चाहिए थी बॉडी पे जो सिर्फ उसकी डायरेक्शन में चेंज लेके आए, लेकिन उसके जो स्पीड की वैल्यू में कोई भी फर्क ना लेके, ना तो इंक्रीज करे ना तो डिक्रीज करे। तो वो तभी हो सकता है जब हम फोर्स को परपेंडिकुलरली एक्ट करें विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। तो हमेशा याद रखें सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, सेंट्री मतलब टुवर्ड द सेंटर।
ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और एक बात याद रखें, हम हर उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं जो एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर और साथ में जो हेल्प करती है बॉडी को मूव करने के लिए ऑन द सर्कुलर पाथ। एग्जाम्पल देता हूं, बट उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि ये हमेशा एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर। तो पूछेंगे एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्ट करती है, आप बोलेंगे टुवर्ड द सेंटर। तो क्या ये यूनिफॉर्म है कि वेरिएबल? तो आंसर फिर से आएगा वेरिएबल। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं बी पॉइंट पे बात करूं तो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यहां देखूं तो राइट साइड है, अगर इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट देखूं तो लेफ्ट में है, तो हर बार मेरे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। इसकी वजह से ये क्या है, एक वेरिएबल माना जाता है, यूनिफॉर्म नहीं माना जाता। बाकी ये एग्जांपल्स आने चाहिए, आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करती है ना एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो मजबूर करती है इलेक्ट्रॉन को मूव होना सर्कुलर ट्रैक। तो इसलिए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही मैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहूंगा। ठीक है, ये बात याद रखना। उसी तरह अगर सेकंड पॉइंट पे अगर मुझे बोलता ग्रेविटेशन, जैसे मान लो कोई सन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, या मून नहीं, सन रिवॉल्व, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, या मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, इन सब में ग्रेविटेशन फोर्सेज हैं, और जो भी ग्रेविटेशन फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, तो इनमें ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो ये आपका ग्रेविटेशन फोर्स एक में आ गया, और ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है आपका दूसरे में आ गया। और अगर ज्यादातर मशहूर कौन सा, ये फोर्थ वाला है, जिसमें मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, याद रखें बेटा प्लीज, एक मेरे पास स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के को मैंने सर्कुलर पाथ पे ऐसे हॉरिजॉन्टली घुमा रहा हूं मैं, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, मैं कहूंगा टेंशन एक्ट कर रही है। किस तरफ एक्ट कर रही है? टुवर्ड द सेंटर एक्ट कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब बातें चलती है। और अगर कोई पूछता है कि सेंटर के विद रिस्पेक्ट टू बताइए कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, तो मैं बोलूंगा अगेन टेंशन, बट वो अब बाहर की तरफ एक्ट करती है, बिकॉज मैंने क्या कहा था, फोर्स अकेली कभी एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है। तो ये दोनों फोर्सेज इक्वली मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू बात करूं तो टुवर्ड द सेंटर, अगर इस पॉइंट की बात करूं तो अवे फ्रॉम द सेंटर। बट ये सेंट्रीफ्यूगल नहीं है, याद रखना, इट इज नॉट अ सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल तो वैसे भी फिक्टिशियस फोर्स है, कोई एक्चुअली फोर्स तो होना है वो आपकी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, इसकी डिटेल जरूर जाके बेटा वीडियो में देखना, मैंने बहुत डिटेल में बताया सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। अभी के लिए टू द पॉइंट बात करेंगे, वो फोर्स जो एक्ट करता है वे फ्रॉम द सेंटर ऑन द सर्कुलर पाथ, तो समझ जाइए कि वो मेरा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आपका। ठीक है, याद रखें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा एक्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये पहला पॉइंट। दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के, बट एक बात याद रखें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी भी रिएक्शन का मतलब रिएक्शन फोर्स नहीं होती सेंट्रीपिटल की। ये नहीं कि सेंट्रीपिटल एक्शन हो गया वो रिएक्शन हो गया ना, क्योंकि एक बात समझने की कोशिश करें प्लीज कि एक्शन एंड रिएक्शन कभी भी दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट नहीं करती। यहां पे लिखा हुआ है बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। तो यहां पे एक ही बॉडी पे सेंट्रीपिटल भी लग रहा है, एक में सेंट्रीफ्यूगल, ऐसा नहीं है। देखो ना, अगर आपको याद हो तो ये मेरे पास एक क्या था, टेबल है, टेबल पे बुक है, तो मैंने क्या कहा था, ये बुक जो है वो टेबल पर अपना वेट लगाती है और टेबल बुक पे लगाती है। तो ये एक्शन और रिएक्शन हुए, दो डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस। यहाँ पे एक ही बॉडी में एक्शन है, एक ही बॉडी में सेंट्रीपिटल है और एक ही बॉडी में सेंट्रीफ्यूगल है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला पार्ट जो है याद रखें और कहेंगे क्या कि इट इज नॉट अ रियल फोर्स, ये सचमुच में एक्चुअलिटी में कोई फोर्स नहीं है ये। ठीक है, ये एक्चुअली डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर कि कौन सा ऑब्जर्वर कहां से इसको स्टडी कर रहा है। फिर जब एक्सपेरिमेंट्स की बात होती है तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स जो है, अब इन सभी एक्सपेरिमेंट में ना यार मैं आपको बताऊं, ये दो मेन रिजल्ट्स जो एक्सप्लेनेशंस है ना, ये याद रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्या है चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, ये मैरीगो राउंड है यार, मैरीगो राउंड पे हमने एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉब को लगाया हुआ है और इसको सर्कुलर पाथ पे हम घुमा रहे हैं। अगर आप मैरीगो राउंड के अंदर ही खड़ के इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तब दो चीजें ऑब्जर्व होती है, प्लीज याद रखें। यहाँ पे याद रखो कौन सा पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, वो एम पॉइंट है ग्राउंड पे। ठीक है, तो देखिए अगर आप ए पॉइंट पे खड़े हो तो आपको पता है दो फोर्सेस आपको पहले नजर क्या आएगा, आपको ये नजर आएगा कि जो बॉल है वो एग्जैक्टली आपके सामने जा रही है, मतलब वो आपके लिए स्टेशनरी है। ऐसे कंडीशन में आप ये कहेंगे कि यार दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो टेंशन लग रही है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है अवे फ्रॉम द सेंटर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बॉल है वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, स्टेशनरी है। ठीक है, लेकिन अगर आप एम पोजीशन पे खड़े हो, ये है आपका एम पोजीशन, मतलब ग्राउंड पे खड़े हो, ग्राउंड पे खड़ के अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप कहोगे जो बॉल है ना वो सर्कुलर पाथ पे घूमता जा रहा है। तो अब आप कहेंगे कि अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है इसका मतलब हुआ कि कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है, और यहाँ पे टेंशन वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो प्लीज 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 इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो काइंडली मेरे वहां जाके जरूर देखना। अदरवाइज अगर आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं तो काइंडली इतना ही पार्ट को अच्छे से कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।
बाकी मेन कंक्लूजन मैं बता चुका हूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई भी एक रियल फोर्स नहीं होती है, ये एक फिक्टिशियस फोर्स होती है, ठीक है। द ओनली फोर्स जो यहाँ पे एक्ट कर रही है एक्चुअलिटी में वो है फोर्स ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, बस मेन ये है। बाकी सब क्या है कि आपकी फिक्टिशियस फोर्स कंसिडर की जाती है, वर्चुअल फोर्स कही जाती है। तो देखिए बेटा, इसके साथ आपका जो पहला चैप्टर है वो यहाँ पर रिवाइज हो जाता है। आई होप आपको ये सारा चैप्टर अच्छी तरह से एक बार रिवाइज हो गया होगा। बाकी मैंने आपको पहले ही कहा है कि यहाँ पे मैं डिटेलिंग नहीं बता रहा हूँ। अगर आपने डिटेल में ये सब कुछ देखना है, हर चीज को अच्छे से समझना है, तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई तो है, वहां जाइए, अच्छे से इस चीज को ऑब्जर्व करिए। और एक बात और, ऑफ कोर्स जैसे आपका बुक का नया वर्जन आता है उनमें कभी कभी वो न्यूमेरिकल्स में कुछ वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, तो मैथडोलॉजी तो वही रहेगी। मैंने ऑलरेडी आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं, और आप ये मत देखिए कि उसमें वैल्यूज जो है चेंज है तो ये लग हो गया न्यूमेरिकल, ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल वही है। अगर वैल्यू चेंज है तो आप वैल्यू चेंज करके उसको सोल्व करके देखिए कि क्या एग्जैक्टली सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर फिर भी अगर आपके डाउट होंगे तो प्लीज मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा इसके अंदर। और दूसरी बात, कभी कभार कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जिनको मैं टाइप करके नहीं बता पाता, क्योंकि आप समझ सकते हो कि कुछ चीजें होती हैं जो ऐसे बनाकर या समझाकर ही बताया जा सकता है, तो उसमें थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है। बट अगर कोई बात होगी ना तो डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ उसी तरह, तो वो मैं टाइप करके आपको जरूर बता दूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब ही यार। कि आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।